हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज जो चैप्टर पढ़ाऊंगी उसका नाम है सामान्यीकृत चिंता विकृति, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, या शॉर्ट में इसको जीएडी कहते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था चिंता विकृति किसे कहते हैं और चिंता विकृति के क्या क्या लक्षण होते हैं। चिंता विकृति और सामान्यीकृत चिंता विकृति में थोड़ा अंतर है। सामान्यीकृत चिंता विकृति एक प्रकार से स्वतंत्र प्रवाही चिंता को कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में जीएडी नाम दिया गया है। और डीएसएम फोर्थ में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को की ज़िंदगी में कम से कम गत 6 माह ऐसे बीते हों जिनमें अधिकतर अवधि में उसे अवास्तविक और अत्यधिक चिंता बनी रही हो, तो इसको निश्चित रूप से जीएडी कहा जा सकता है। जीएडी की अगर हम घटना देखें तो सामान्य जनसंख्या में रैपी ने ये बताया कि 4% लोगों में ही ये रोग देखने में मिलता है, मतलब अन्य विकृतियों की तुलना में यह रोग कम होता है। और यह भी देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में यह रोग अधिक होता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें कि लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो सांवेगिक लक्षण अगर हम देखें तो ऐसे रोगियों में बेचैनी, तनाव, सतर्क रहना, हमेशा अलर्ट रहना, हैरान सा दिखना, ये सारे लक्षण इसमें देखे जा सकते हैं। और वह आने वाले खतरों जैसे हृदयाघात, मर जाने या नियंत्रण खोने आदि जैसी बातों के बारे में बार बार सोचता है और परेशान रहता है। संज्ञानात्मक लक्षण की अगर हम बात करें तो व्यक्ति को हमेशा कुछ बुरा होने की उम्मीद बनी रहती है कि जैसे कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, और क्या बुरा होने वाला है इसके बारे में वो सोचता रहता है। दैहिक लक्षण की बात अगर हम करें तो दैहिक रूप से अनेक प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, जैसे आपातकालीन दैहिक प्रतिक्रियाएं भी देखी गई हैं, जैसे पसीना आना, हृदय गति का तेज होना, पेट की गड़बड़ी होना, सिर का दर्द होना, उखड़ा उखड़ा सा अनुभव होना, हाथ पांव ठंडे पड़ जाना, ये ऐसे लक्षण हैं जो दैहिक लक्षण उसमें व्यक्ति में दिखाई देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं थकान जो है वो बहुत जल्दी अनुभव करते हैं। व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें व्यवहारिक लक्षण, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आप को दूसरों से छुपाते हैं या छुपाने के ख्याल से कई बार कहीं और चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई होती है, और अगर कोई निर्णय ले भी लें तो यह सोचकर परेशान रहते हैं कि अवश्य ही उस निर्णय में कोई ना कोई त्रुटि या कोई ना कोई कमी हो गई होगी। तो इस तरह से ये लक्षण जीएडी के देखने में आते हैं। जीएडी का एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगी कि डेविसन और नील ने ये उदाहरण दिया है। 24 वर्ष का एक मैकेनिक को अस्पताल में चिकित्सक के पास भेजा गया। उसे नींद नहीं आने की शिकायत थी और साथ ही साथ चक्कर भी आता था। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उस दौरान वो काफ़ी दुखी दिखता था और बोलते बोलते हांफ जाता था। उसे काफ़ी पसीना भी आता था, बार बार पानी पीता, उसकी प्यास नहीं बुझती थी। उसमें तीव्र चिंता के और भी लक्षण मौजूद थे। वह यह भी कहता था कि उसे हमेशा तनाव बना रहता है, उसे किसी भी चीज़ की चिंता होने लगती थी। जब वह अन्य लोगों के साथ कार्य करता था तो सोचकर चिंतित हो जाता था कहीं कोई भयानक घटना जैसे हार्ट अटैक या उसकी मृत्यु ना हो जाए। और इस तरह से अनेक प्रकार की परेशानियां होने के कारण उसके पारस्परिक संबंध भी खराब होने लगे और नौकरी से भी उसको निकाल दिया गया। तो ये जो केस है ये जीएडी का एक केस है जिसमें निरंतर व्यक्ति में चिंता जो है वो बनी रहती है।
अब इसके अगर कारण की बात करें तो कारणों में सबसे पहला है जैविक कारण। जैविक कारण से मतलब है कि व्यक्ति में के परिवार में अगर ये रोग किसी को रहा हो तो व्यक्ति में भी यह रोग होने की संभावना रहती है। जैसे स्लेटर और शील्ड ने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किए और आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रैटर्नल ट्विंस पर अध्ययन किए। उन्होंने ये देखा कि जो जुड़वा युग्म थे उनमें 49% एकांकी जुड़वा बच्चों में सामान्यीकृत चिंता विकृति थी, जबकि भात्र यमज में केवल 4% चिंता विकृति इस प्रकार की पाई गई। मनोविश्लेषण, मनोवैज्ञानिक कारण अगर हम देखें इस रोग के तो ये देखा गया है कि मनोचिकित्सकों ने ये कहा कि अहम या ईगो या इड की इच्छा में जो अचेतन संघर्ष होते हैं उसके कारण जीएडी उत्पन्न होती है। कि मनुष्य के मन में जो अचेतन संघर्ष चलते रहते हैं जिनका वो उपचार नहीं खोज पाता है और निरंतर ये संघर्ष बढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जीएडी या सामान्यीकृत चिंता विकसित हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो है अधिगम संबंधी कारण, कि यहाँ जीएडी को वातावरण के जो बाहरी उद्दीपक हैं उनसे जोड़कर देखा जाता है। ओल्प ने इस कारण का समर्थन किया है कि जैसे यदि कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में सामाजिक संपर्क के बारे में चिंतित हो सकता है, अगर वह व्यक्ति अन्य लोगों के साथ अपना अधिक समय व्यतीत करता है तो ये समझा जा सकता है कि इसकी चिंता इस परिस्थिति से न कि अन्य आंतरिक कारकों से अनुबंधित है। इससे ये साबित होता है कि जीएडी में व्यक्ति की चिंता बाहरी उद्दीपकों से संबंधित होती है और ऐसे उद्दीपकों का जो रेंज है या जो संख्या है वो काफ़ी विस्तृत होती है। संज्ञानात्मक अगर हम कारण देखें, संज्ञानात्मक कारण भी प्रमुख रूप से इसमें देखे गए हैं और इसमें बार्लो ने यह कहा कि रोगी धमकीपूर्ण परिस्थितियों को अपने नियंत्रण से परे मानता है। जो चैलेंजेस लाइफ में आते हैं उसको ये लगता है कि उसका उस पर नियंत्रण नहीं है, इससे उसमें अत्यधिक चिंता बनी रहती है। इस तरह के नियंत्रण की कमी के अतिरिक्त कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी रोगियों में देखी जाती हैं। जैसे जब व्यक्ति किसी साधारण या नई परिस्थिति को में आता है तो वह तनाव अनुभव करता है और उसमें अनावश्यक रूप से चिंता बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, वह इस बढ़ी हुई मात्रा जो उसकी चिंता की है उसमें वो लगातार बना रहता है। जीएडी के रोगियों का ध्यान उन उद्दीपकों की ओर तेजी से जाता है जिनसे उनके अनुसार कुछ दैहिक हानि हो सकती है या जहां सामाजिक आलोचना, तिरस्कार, व्याकुलता की संभावना अधिक होती है। ऐसी परिस्थितियों से वो बचने का प्रयास करते हैं। अब जीएडी का अगर हम उपचार की बात करें तो उपचार में बहुत सारी टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहली है जैविक प्रविधि या जैविक बायोलॉजिकल टेक्निक। थॉमसन, हंट और सिंह ने अध्ययन किया और उन्होंने ये देखा कि चिंता विरोधी औषधि, एंटी एंजाइटी जो ड्रग्स होती हैं उनसे चिंता में काफ़ी कमी आती है, परंतु ऐसा देखा गया है कि औषधि को बंद करते ही लक्षण फिर से वापस आ जाते हैं और उसके चिंता के लक्षणों का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जिस पर वो नियंत्रण नहीं पा सकता है। तो इन कारणों से सिर्फ चिंता विरोधी औषधि का उपयोग करके जीएडी के रोगियों का स्थायी उपचार संभव नहीं है। तो इसके लिए कुछ संज्ञानात्मक और व्यवहार चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक उपचार पद्धति
के बारे में बटलर और उसके सहयोगियों ने ये देखा कि कभी कभी जीएडी के रोगियों में पर प्रबल चिंता के साथ साथ निसहायता का भी भाव होता है और इसके लिए जो पद्धति का चयन किया जाता है उपचार के लिए जीएडी के, उसमें रिलैक्सेशन थेरेपी, जिसमें रोगी को तनावपूर्ण परिस्थितियों में रिलैक्स होने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा पात्र केंद्रित चिकित्सा प्रणाली, इनको भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रभावशाली पाया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रविधि हैं जिनका उपचार में हम प्रयोग कर सकते हैं और ऐसी परिस्थितियां जिसमें चिकित्सीय प्रविधि अपनाकर व्यक्ति में कॉम्पिटेंस का भाव विकसित किया जाता है और व्यक्ति को मॉडलिंग, क्रिया प्रसूत, शॉपिंग आदि प्रविधियों की सहायता से उसका इलाज किया जाता है। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जीएडी के उपचार के लिए चिंता विरोधी औषधि का उपयोग एक अस्थायी समाधान के लिए किया जा सकता है, परंतु स्थायी समाधान करने के लिए मनोचिकित्सीय जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग अधिक उत्तम रहता है। तो जीएडी के बारे में मैंने आज आपको बताया कि जीएडी क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है और वो सामान्य चिंता से किस प्रकार से भिन्न है, जीएडी के क्या क्या लक्षण हैं, और एक उदाहरण भी मैंने आपको दे के बताया कि जीएडी के जो रोगी होते हैं उनमें किस तरह की व्यवहार देखने में आता है। जीएडी के कारण कौन कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक कारण, संज्ञानात्मक कारण, जैविक कारण, और जीएडी का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चिंता विकृति का ही एक और जो प्रकार है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति, इसके बारे में पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।